ऑनलाइन क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विलयन अर्थात सॉल्यूशन जो केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट था उसके सभी टॉपिकों को अध्ययन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसमें आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे। एक प्लेलिस्ट रहेगा पार्ट 1 का और एक प्लेलिस्ट रहेगा पार्ट 2 का। तो आप दोनों पार्ट को देख लेंगे और दोनों का वीडियो अच्छी तरह से दोनों का नोट्स अच्छी तरह बना लेंगे, ठीक है। और अगर आपको उसमें जो भी वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी अगर आ रही हो तो जिस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है उसके कमेंट में आप उस वीडियो के कमेंट में जो प्रॉब्लम आती है उसको बताइएगा, मैं उसको जल्दी सॉल्व करूंगा, ठीक है। आज जो हमारा जो है आज से हम लोग तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जिसका नाम है वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट है। तो अच्छी तरह से देखेंगे क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें से भी आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वैद्युत रसायन क्या है, पहले आज हम लोग इंट्रो देखेंगे कि क्या है। तो वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बारे में के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। मतलब नाम से ही क्लियर है, वैद्युत और रसायन मतलब विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों के पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो हमारा क्या हो गया? वैद्युत रसायन हो गया, ठीक है। क्लियर है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है? तो इसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल, फिर वैद्युत रासायनिक सेल के कुछ नियम जैसे कि कोल्रास का नियम, नैनेश समीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके बाद से तुल्यांकी चालकत्व, मोलर चालकत्व, फिर जो सेल जो प्रकार होता है टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हम लोग को प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ये सब के बारे में अध्ययन करना है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसको जब आप पढ़िएगा तो आगे जब आप रिएक्शन पढ़िएगा तो उसमें आप ऑक्सीकरण और अवकरण जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वो अभिक्रियाएं होती है, इसके बारे में भी इसमें पढ़ना है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से देखिएगा और सभी टॉपिक का नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। होता क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन है कि ऐसी युक्ति, जो सेल की डेफिनेशन होती है वही होती है, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब सेल किस प्रकार का होता है? तो सेल आपने जनरली देखा भी होगा, सेल जो आप लोग एक बैटरी यूज करते हैं, जो आप पेंसिल बैटरी का यूज करते हैं, रिमोट में लगाते हैं या कोई खिलौना में लगाते हैं, या आपके घर में बड़ी सी बैटरी रखी हुई जिससे आप बिजली उत्पन्न करते हैं। तो ये सभी जो होती है वो रासायनिक सेल होती है। इसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें होता क्या चीज है? तो इसमें जो होता है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड दो होते हैं। अब इलेक्ट्रोड पहले होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या है? सेल के अंदर धातु की दो छड़ होती है, सेल के अंदर धातु की छड़ होती है, ठीक है, उन जिस पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को लेना और देना का काम करते हैं। इन छड़ों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब कि सेल के अंदर धातु की छड़ होती है जिसपे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मतलब ग्रहण करना और त्याग करना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का आप नाम भी जाने होंगे। पहला होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड को हम लोग धनोद भी कहते हैं क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है, और एनोड को हम लोग ऋणोद भी कहते हैं क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है। आप दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। कैथोड क्या है? तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, मतलब वैसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने मतलब कि अवकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब अवकरण अभिक्रिया। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह अवकरण अभिक्रिया कराएगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, मैं उसके लिए अलग से नोट्स अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा ऑक्सीकरण अवकरण के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है मतलब इलेक्ट्रॉन को लेता है अर्थात जिस पर अवकरण अभिक्रिया होती है, मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जिस पर अवकरण अभिक्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। यह के प्लस द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब इस पे कौन सा चार्ज होता है?
प्लस चार्ज होता है। याद रहेगा आप सभी को, कैथोड क्या है, तो भाई जिस पर अवकरण अभिक्रिया होती है और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अब कैथोड की बात आती है कि एनोड। एनोड क्या है, तो एनोड की डिफिनेशन इसी के जस्ट विपरीत होगी। ऐसा इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, मतलब जो भी धातु की प्लेट, धातु का जो भी छड़ है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन। इसका होता है रिडक्शन, अवकरण का इंग्लिश होता है रिडक्शन, ठीक है, आगे कभी लिखवा देंगे आप लोग। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, त्याग करना। तब जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो वह धातु ऑक्सीडेशन अभिक्रिया करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और इस पर कौन सा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, ऋणोद भी कहते हैं। तो क्लियर है, तो यहाँ हम लोगों ने जाना विद्युत रासायनिक सेल होता क्या है। अब इसके अलावा और भी एक चीज होता है, वो एक चीज क्या होता है, उसका नाम होता है वैद्युत अपघटनी अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो ये जो आप देखे होंगे कि जो सेल होता है वह एक विलयन में घुला होता है, मतलब सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक विलयन में रखा गया रहता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ये जैसे अगर कॉपर की छड़ डाल रहे हैं, जैसे अगर इसमें हम कॉपर की छड़ डाल रहे हैं, जैसे Cu की छड़ डाल रहे हैं, तो उसमें कॉपर का विलयन होगा, कॉपर डबल प्लस आयन होगा, कॉपर डबल प्लस आयन होगा, CuSO4 का विलयन होगा। क्या होगा उसमें, CuSO4 का विलयन। अगर वह छड़ Zn की हम डाल रहे हैं, जिंक की छड़ डाल रहे हैं, तो जिंक की छड़ डाल रहे हैं तो उसमें जिंक का डबल प्लस आयन होगा, जैसे कि ZnSO4, ठीक है। ये होता क्या है, अभी जस्ट हम लोग को पढ़ना है, जो सेल जो प्रकार होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, डेनियल सेल होता है, इसके बारे में अभी पढ़ना है, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि वैद्युत अपघट्य किस प्रकार होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डेनियल सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे डेनियल सेल होता क्या है। तो डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसका आविष्कार 1836 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन फैटिक डेनियल ने किया था। तो याद रहेगा आप लोग को, डेनियल सेल की जो खोज थी 1836 में ब्रिटेन के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ थे, जिनका नाम था जॉन फैटिक डेनियल, और उन्होंने अपने नाम पे उस सेल की खोज की थी, ठीक है। तो डेनियल सेल की बनावट है ये जो आपको चित्र में दिखा रहा हूँ, वैसे ही है। इसमें कैसे बनावट लिखा जाएगा, तो आप शुरुआत से अगर बनावट इसका लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो डेनियल सेल कैसा होता है, तो डेनियल सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं, पात्र मतलब बर्तन, जिनमें एक में Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डाला जाता है तथा दूसरे में Cu की छड़ को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है। मतलब यहाँ पे दो पात्र हैं, दोनों में पहले में Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डाला जाता है तथा Cu की छड़ को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है। अब यहाँ पर जो ये पार्ट होता है, ये जो Zn की छड़ वाला पार्ट होता है वह एनोड का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और जो ये वो कॉपर का छड़ वाला पार्ट होता है वह कैथोड का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर अवकरण अभिक्रिया होती है। अब इन दोनों सेल को, जो दोनों अर्ध सेल कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है, दोनों अर्ध सेल है, इन दोनों सेल को जोड़ने के लिए एक ब्रिज की जरूरत होती है। उस ब्रिज को लवण सेतु कहा जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं, साल्ट ब्रिज, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर से याद रखिएगा डेनियल सेल की बनावट। पहले डेनियल सेल की खोज कब हुई थी, तो सन 1836 में ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉर्ज फैटिक डेनियल ने की थी। उन्होंने अपने नाम पे उसका नाम डेनियल सेल रखा था। इसकी बनावट, तो इसमें दो पात्र में, पहले पात्र में Zn की छड़ को ZnSO4 के विलयन में तथा दूसरे पात्र में Cu की छड़ को CuSO4 के विलयन में रखा जाता है। अब दोनों अर्ध सेल को जोड़ने के लिए
एक ब्रिज, साल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, मतलब लवण सेतु की आवश्यकता होती है, मतलब लवण सेतु द्वारा दोनों अर्ध सेल को आपस में जोड़ा जाता है। यहाँ तक ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें बहुत चीज, अब यहाँ बनावट जब आपका ये लिखा जाएगा तब उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, क्रियाविधि। बनावट बस उतना ही लिखना है आप लोग को, 4 लाइन आपका बनावट होगा। अब इसका प्रोसेस कैसा है, कैसे ये वर्क करता है, तो बिल्कुल एकदम आराम से देखिएगा। इसमें क्या होता है, जो ये Zn की छड़ होती है, जो इसमें घुला होता है ZnSO4 का विलयन है, और Cu की छड़ CuSO4 का विलयन है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में किसी भी चीज को जोड़ा जाता है, कोई युक्ति को जोड़ा जाता है, जैसे बल्ब जोड़ दिया गया या कुछ भी जोड़ दिया गया, तो क्या होता है, यहां से ZnSO4 के विलयन में से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें जाता है। इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाता है, इसके एनोड पर जाता है, और एनोड से होता हुआ इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ कहां आ जाता है, कैथोड पर। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, तो सेल के बाहर एनोड से किधर होती है, कैथोड की ओर होती है। क्लियर? क्या होता है, फिर से एक बार देखिए, जब इसके अंदर ZnSO4 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहां जाता है, Zn की छड़ पर, और Zn की छड़ से होता हुआ कहां चला जाता है, कैथोड पे चला जाता है। कैथोड पे चला जाता है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है। मतलब अगर आप क्रियाविधि में लिखना हो तो लिखिएगा जरूर, ये बात जरूर लिखिएगा कि डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह डैनियल सेल के बाहर, यहां सेल के बाहर हो रहा है, ठीक है, सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। एनोड से कैथोड की ओर होता है, ठीक है। लिख लीजिए इतना, जब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, तो हम जानते हैं विद्युत धारा की प्रवाह जो होती है वह इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, इधर। तो धारा की जो दिशा होगी वो किधर होगी, धारा की दिशा किधर होगी, तो कैथोड से किधर, एनोड की ओर। धारा की दिशा देख रहे हैं आप लोग, इधर से इधर है, कैथोड से एनोड की ओर होती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्रियाविधि में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके किधर गया, कैथोड की ओर गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। अब आप बोलिएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में ये जो साल्ट ब्रिज है इसका वर्क क्या होता है, तो साल्ट ब्रिज का क्या वर्क होता है, यहां से इसको जोड़ने का काम करता है। जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है सेल के अंदर जो धारा की दिशा होती है वो कैथोड से एनोड की ओर होती है। मतलब कि सेल के अंदर जब ये धारा इधर से इधर की ओर आती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह इधर से इधर होता है, धारा की प्रवाह इधर होती है। तो ये दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करने का काम करता है ये लवण सेतु। इसका ज्यादा कोई वर्क नहीं है। तो क्रियाविधि में आप यही 2 लाइन लिखिएगा, क्रियाविधि समाप्त हो जाएगा। अब इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। ठीक है, 1 कितना वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। तो याद रहेगा आप लोग को डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। यहाँ पे बस इतना लिख दीजिएगा, डैनियल सेल के बारे में आपको बस जानकारी प्राप्त करनी थी कि डैनियल सेल होता क्या है, क्योंकि नाम आया था। ठीक है, अब एनसीईआरटी में अगर आप बुक में देखिएगा तो एनसीईआरटी की बुक में आपको 3 फिगर नीचे दिखाई देंगे। डैनियल सेल के ही टाइप के 3 फिगर है। वह जो दर्शा रहा है वह बाह्य विभव के लिए, बाह्य विभव के साथ डैनियल सेल की क्रिया, डैनियल सेल की क्रिया
क्रिया विधि। ये एक सारा उसमें ये टॉपिक है, बाह्य विभव के साथ में डैनियल सेल की क्रिया विधि। बाह्य विभव मतलब कि जब हम इस सेल के बाहर यहाँ पर एक ऐसा चीज जोड़ दे जो विभव मतलब एक विभव विभवांतर वाला कोई एक और सेल जोड़ दिया जाए। जैसे मैं यहाँ पर एक सेल जोड़ देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ ऐसे करके एक सेल जोड़ देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले, ठीक है। यहाँ एक सेल जोड़ देता हूँ, ठीक है, जिसका नाम रख देता हूँ मैं ई बार। क्या रख देता हूँ? ई बार, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे 3 बात नोटिस करनी है। यदि ई बाह्य का मान 1.1 से कम हो, यदि ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से कम हो, जब इसकी वोल्टता 1.1 वोल्ट से कम हो तो जो धारा की दिशा होगी वो इधर होगी और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होगी और धारा की दिशा कैथोड से एनोड की ओर होगी। क्लियर है? और इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी। दूसरा नंबर यदि ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट के बराबर हो, क्या हो? बराबर हो। जब ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट के बराबर हो तब क्या होगा? मतलब ये वाला और ये वाला दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, अर्थात इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ वाले में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कहां पढ़ना है, तो 3.5 में पढ़ना है आपको। तीसरा नंबर वो क्या है? ई बाह्य का मान, जब ई बाह्य का मान 1.1 वोल्ट से क्या हो? अधिक हो। मतलब कि 1.1 वोल्ट से जब ई बाह्य का मान अलग होगा तब क्या होगा? तो यहां पर जब अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी वो पलट जाएगी। पलट जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर जा रही है, मतलब एनोड से कैथोड की ओर जा रही है, तो पलट करके कैथोड से किधर हो जाएगी? एनोड की ओर हो जाएगी। और धारा की जो दिशा होगी वह एनोड से किधर हो जाएगी? कैथोड। मतलब कि धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा दोनों क्या हो जाती है? पलट जाती है। और इस प्रकार इस वाले चीज को जो युक्ति बनती है उसको हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसको हम लोग 3.5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस इतना आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से क्या आएंगे? तो डैनियल सेल का थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लीजिए, वो बनावट याद रख लीजिएगा, डैनियल सेल में होता क्या है, इसका विद्युत वाहक पर याद रख लीजिएगा, और इसमें धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होती है, ठीक है। और वो 3 फिगर है, आप तीनों फिगर को बना के उसके नीचे लिख सकते हैं। मैंने जो चीज बताया वही चीज है कि ई बाह्य का मान अधिक हो, कम होगा तो उसमें धारा का प्रवाह और ऐसा ही होगा, परंतु अगर यहाँ बराबर होगा तो कोई भी प्रवाह नहीं होगा। और अगर यहाँ पे अधिक होता है तो यह वैद्युत अपघटनी सेल की तरह व्यवहार करेगा, मतलब इसकी धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा पलट जाएगी। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो इसे लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई है, किसी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।